नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अब हमारे बीच में नहीं है और आज उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो इसके लिए सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। रामेश्वरम में हज़ारों लोगों ने अपने प्रिय नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। तो इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये कल रात की तस्वीरें हैं जब काफ़ी भीड़ लग गई थी अपने नेता की अंतिम दर्शन के लिए। और ये कल रात की तस्वीरें हैं जब डॉक्टर कलाम के शव को उनके घर ले जाया गया, तब की ये तस्वीरें हैं। और हमारे साथ हमारी संवाददाता आयशा खानम जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आयशा, क्या कुछ तैयारियां अभी चल रही हैं? जी देखिए चंद्रशेखर, कुछ ही देर पहले डॉक्टर कलाम का जनाजा जो है उसे पास की मस्जिद ले जाया गया और वहां पर नमाज जनाजा अदा की गई है और उनके परिवार वालों ने जनाजे को कंधा दिया और मस्जिद के बाहर पूरे राजकीय सम्मान के साथ, पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ उनका जनाजा यहाँ से निकल रहा है और अब कुछ ही देर में उस जगह पर ले जाया जाएगा जहाँ पर उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। ये जगह जो है मस्जिद से करीब 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर है और पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ डॉक्टर कलाम का जनाजा उस जगह तक ले जाया जाएगा और अंतिम संस्कार वहाँ पर होगा। इस वक्त पूरे रामेश्वरम में लोगों की भीड़ जमा है और इस तरह से लोग जमा हुए, भीड़ उमड़ पड़ी है और इसको देखते हुए यही कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर कलाम के अंतिम संस्कार में देरी ना हो। यही वजह है कि अब जो पहले कार्यक्रम था कि पूरे जुलूस के साथ रामेश्वरम की गलियों से ये प्रोसेशन गुजरेगा, ये जुलूस निकलेगा, लेकिन अब सीधा यहाँ से डॉक्टर कलाम का पार्थिव शरीर जो है उस जगह पर ले जाया जाएगा जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होगा, जहाँ पर उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। आयशा, उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। क्या कुछ तैयारियां अपने आसपास आप देख रही हैं? तो देखिए, तैयारियां कल शाम से ही हो चुकी थी और कल शाम को डॉक्टर कलाम के पार्थिव शरीर को उनके परिवार को सौंप दिया गया था और रात से उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर ही रखा गया था और उनके घर के लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे और काफी करीबी लोग थे, घर में मौजूद थे, जहां पर लोगों का आना जाना वहां पर बंद था। लेकिन और अब सुबह कुछ ही देर पहले 10 बजे कुछ ही देर पहले डॉक्टर कलाम का जो अंतिम सफर है वो शुरू हुआ है और मस्जिद में नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और अब पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ उन्हें वहां उस बरियल ग्राउंड ले जाया जाएगा जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा, जहां पर उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। पेरिये कुंभ जो जगह है जहां पर अंतिम संस्कार होना है, पेरिये कुंभ, वहां पर तमाम आयशा, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर? जी, प्रधानमंत्री अभी उस जगह पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर अंतिम संस्कार होना है। प्रधानमंत्री का इंतजार ही किया जा रहा था और उसके बाद ही यहां से डॉक्टर कलाम की जो शव यात्रा है वो यहाँ से शुरू की गई। तो जाहिर है जब तक शव यात्रा पेरिये कुंभ पहुंचेगी तब तक प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचने की उम्मीद है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मस्जिद से करीब 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह जहां पर अंतिम संस्कार होगा। लेकिन रास्ते में जिस तरह से भीड़ जमा है, जिस तरह से लोग इकट्ठा हुए हैं, कई जगहों से लोग यहाँ पर जमा है और कई लोग कल निराश रहे। हालांकि पार्थिव शरीर को 11-10 बजे तक भी लोगों के दर्शन के लिए रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद कई लोग निराश हैं कि वो अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। तो यही वजह है कि सड़कों पर भारी भीड़
जमा है। और इसको देखते हुए अंतिम संस्कार में देरी ना हो, यही वजह है कि अब सीधा डॉक्टर कलाम का जनाजा वहां पर पहुंचेगा, पेरियाकंबू पहुंचेगा, जहां पर पूरी तैयारियां की गई थी कल से, और अंतिम संस्कार कुछ ही देर में होगा। करीब कितने बजे का समय रखा गया है सुपुर्द खाक करने के लिए? देखिए 11 बजे का समय रखा गया है। और अभी अभी हमने बात की शाहनवाज हुसैन से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो ये पूरा अंतिम संस्कार की देखरेख कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी यहाँ पर पहुंचे थे, तो उन्होंने बताया हमें, शाहनवाज हुसैन ने हमें बताया कि तय समय पर अंतिम संस्कार होगा। 11 बजे का समय दिया गया था और 11 बजे तक अंतिम संस्कार पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन जिस तरह से भीड़ है सड़कों पर, जिस तरह से मस्जिद से लेकर उस स्थान जहां पर अंतिम संस्कार होगा वहां तक भीड़ देखी जा रही है, उसको देखते हुए कुछ देरी भी हो सकती है। जी आयशा, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को डॉक्टर कलाम से, उनके जीवन से जुड़ी हुई एक पैकेज है हमारे पास कि कैसा उनका जीवन था और क्या कुछ उन्होंने अपने जीवन में किया, कितने महत्वपूर्ण वो शख्स थे, हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। सपने वे नहीं होते जो सोते समय नींद में आए, लेकिन सपने वे होते हैं जो रात में सोने ना दें। ऐसी अलहदा और जुदा सोच रखने वाले, सपने देखने वाले और सपनों को साकार करने वाले स्वप्न दृष्टा थे भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम यानी एक ऐसी गैर राजनीतिक शख्सियत, ऐसा चमत्कारिक व्यक्तित्व जिनकी अप्रतिम उपलब्धियों की वजह से राष्ट्रपति भवन के द्वार स्वतः खुल गए। सहज, सरल और सामान्य व्यक्ति से एक विराट व्यक्तित्व में रूपांतरण का दुर्लभ उदाहरण है डॉक्टर अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व। डॉक्टर कलाम यानी सच्चे अर्थों में भारतीयता के ध्वजवाहक और आजीवन अविवाहित रहकर देश के लिए जीवन समर्पित करने वाला ऐसा व्यक्तित्व जो सभी के लिए एक महान आदर्श है। अभाव में पले लेकिन चमत्कारिक प्रतिभा के धनी डॉक्टर कलाम की जीवन गाथा देश के लिए किसी प्रेरणादायी कहानी से कम नहीं। विज्ञान की दुनिया के एक शोधक से देश का प्रथम नागरिक बनना और मानवता का साधक बनने की उनकी जीवन यात्रा एक ऐसी सत्य कथा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सदियों तक मार्गदर्शन करती रहेगी। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक बेहद सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन अभावों से भरा रहा, लेकिन हर नकारात्मक घटना की तह में सकारात्मकता और अवसर की संभावना की सीख देने वाले अब्दुल कलाम के लिए पारिवारिक परिस्थितियां कभी आड़े नहीं आईं। अभाव और दबाव को अवसर और प्रभाव में बदलने की कला एपीजे अब्दुल कलाम में बचपन से ही थी। माता, पिता और शिक्षकों का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव रहा और आरंभिक शिक्षा हासिल करने के बाद अपने सपनों की उड़ान को अनंत विस्तार देने के मकसद से उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। जीवन में अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने बतौर वैज्ञानिक 1962 में इसरो में कदम रखा और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी एसएलवी परियोजना के प्रबंधक बनाए गए। डॉक्टर कलाम ने अपना पूरा जीवन ज्ञान, विज्ञान और तकनीक को समर्पित कर दिया। डॉक्टर कलाम की कठिन मेहनत और प्रतिबद्ध इच्छा शक्ति के बलबूते 18 जुलाई 1980 को सुबह 8:03 पर जब श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से SLV-3 ने सफल उड़ान भरी तो परियोजना की सफलता से डॉक्टर कलाम को राष्ट्रीय पहचान मिली। उन्होंने 20 वर्षों तक इसरो में काम किया और करीब इतने ही साल तक DRDO में रहे। डॉक्टर कलाम 10 वर्ष तक DRDO के अध्यक्ष रहे और इस दौरान देश ने स्वदेशी तकनीक से मिसाइल निर्माण कार्यक्रम के सपने को साकार किया। भारतीय सैन्य क्षमता की रीढ़ मानी जाने वाली पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, अग्नि और ब्रह्मोस जैसे ब्रह्मास्त्र के सपनों को साकार मां भारती के इसी सपूत ने किया और देश एक वैश्विक सैन्य ताकत के रूप में स्थापित हुआ। वर्ष 1990 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र ने अपने मिसाइल कार्यक्रम की सफलता की खुशी मनाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1992 से 1999 तक
रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और सुरक्षा, शोध और विकास विभाग के सचिव रहे। पोखरण 2 में अगर देश को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दृढ़ राजनीतिक नेतृत्व हासिल था, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसके वैज्ञानिक और तकनीकी सूत्रधार थे। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। एक प्रखर राष्ट्रवादी और निर्विवाद व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर कलाम जब 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, तो देश के आम जनमानस का सिर फक्र से ऊंचा हो गया। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद डॉक्टर कलाम की सक्रियता में कोई कमी नहीं आई। वे साहित्य में रुचि रखते थे, कविता लिखते थे, वीणा बजाते थे और आध्यात्म से गहरे से जुड़े थे। विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रति दीवानगी, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा मस्तिष्क का प्रज्वलन और बच्चों में भविष्य के भारत के सपनों को साकार करने की दीक्षा देना उनका आजीवन धर्म रहा। सभी मुद्दों को मानवीयता की कसौटी पर परखने वाले सर्वधर्म समभाव के प्रतीक डॉक्टर कलाम का जीवन मानवतावाद का पोषक था। जीवन के अंतिम दिनों तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर के आगंतुक प्रोफेसर रहे और जीवन लीला की समाप्ति भी भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग के कार्यक्रम में हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यानी एक ऐसे युग पुरुष जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी अपना प्रेरणा स्रोत मानेगी, भारत और भारतीयता के एक ऐसे प्रतीक जिन्हें पूरा विश्व सच्चे अर्थों में मानवतावाद का पोषक मानेगा। तो जिस जगह पर डॉक्टर कलाम को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, उस जगह पर हमारे संवाददाता संजय घोष मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संजय, किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही है और प्रधानमंत्री कब तक वहां पहुंचने वाले हैं और कौन कौन से लीडर्स हैं जो वहां पहुंचेंगे? हाँ जी, just now let me tell you, I am at the helipad at Mandapam, which is around 12 kilometers from Pei-Karumbu, the place where the former president, the mortal remains of former president will be brought and he will be buried there. What the president has, the Prime Minister Narendra Modi has taken off from Madurai and he is expected to land at this site, at this helipad in another 15 minutes. Exactly at 10:35 he will land here and he will proceed to Pei-Karumbu, which is around 14 kilometers from here. And he would be there for around 1.5 to 2 hours. There's tight security at the venue. The entire venue has been cordoned off, and you can see images of the helipad. And none of these people, none of the common persons are allowed within the vicinity, within the 5-kilometer vicinity. So Prime Minister this time would take off from here at 12:30 this afternoon. He would be there at the funeral at the site, cremation site, for over 2 hours. Sanjay, what type of reaction you are getting from the public there? Well, see, the entire Rameshwaram town has shut down today as a mark of respect to the son of the soil. It is from here that from Rameshwaram to Rashtrapati Bhavan, the former president had made his mark for himself through sheer hard work, through modest and humble beginnings. He was a son of a boatman, and he had made his way through Rameshwaram to Rashtrapati Bhavan. So his story. बात करें बच्चों की, अगर हम बात करें तो डॉक्टर कलाम का एक विशेष रैपो था बच्चों में, क्या कुछ रिएक्शन वहां आप देख रहे हैं? Well, I have been here for the last 2 days, and there has been a huge crowd of students from all over the state. I spoke to a couple of students who are really inspired by Dr. Kalam's address to students and both college and school students. So I spoke to a Muslim boy who was inspired by Kalam's speech of dream, ignite and reignite, and he said his address
he had constantly been inspired by Dr. Kalam's address of dreaming big for himself, dreaming big for his country. So he said, through sheer hard work, he also belongs to a middle-class family. He has now graduated from college, medical college, and now he's a doctor. He says he wants to still make it big, and he wants to study MD. So he says, there are a number of students I met, they say Kalam was an inspiration for students, especially those from the lower strata of society. They were really inspired by Kalam's address, and they were inspired by the life of Dr. Kalam, from a boatman from the extreme south of India to Rashtrapati Bhavan to occupy the highest seat. That could be no parallel to Mr. Kalam. Sanjay, tell us about the presence of scientific community there, or are you getting any reaction from them? Well, yesterday we saw Madhavan Nair, former ISRO chief, coming along with his family. There were a lot of eminent personalities. We can take big names, but the connect was that the common man from the street, he Dr. Kalam endeared to the common man. That is what is. You can see a sea of humanity that had congregated yesterday. The police had great difficulty in controlling the crowd. They had stood for kilometers. Rameswaram has not seen such a crowd at all in its history, and they stood in the line, patiently waiting to pay homage. This morning I was at his residence. The people were agitated, saying that they wanted to pay homage, but they were being prevented from paying homage to the son of the soil. But such was the love and affection that Mr. Kalam had got from the people, and you could see people longing to pay their respects. And this morning, even the Muslim community cutting across caste, creed, religion, people gathered just to pay respects to a man who endeared himself to the common man. That is why he was called the People's President. Sanjay, you know, I'm remembering his book, some lines of his book, Wings of Fire, where in the last he said, I am like a well, I don't have any kids, and I am like a well, and whole of the world, whole of the Indian kids or kids of the world, they are my kids. So, is it vindicated today? Well, let me tell you, I had also met a friend of Dr. Kalam. He happens to be a staunch Hindu, Brahmin, and a priest at that. Dr. Kalam was also a practicing Muslim and vegetarian at that. Yes. And they were talking about their friendship and how Dr. Kalam used to visit him and his family members, and how Mr. Venkata Subramanian Sastry used to go to Dr. Kalam's house, and during Ramzan or Diwali they used to exchange sweets and savories. That was the sort of humble person and modest person that Kalam was even from the beginning, and this continued even after he became the President of India. Mr. Venkata Subramanian Sastry referred to that particular incident when an entire coupe of 32 people, including his family members, were invited by Dr. Kalam this ceremony, and he said that was a proud moment. But one thing also that stood out has been that he never handed out favors to any of his relatives or friends. That is a point that needs to be pondered on today. Today, even his family members stay in a very modest house in a small street called the Mosque Street. It's a very modest house, and it has no markings of the house of a former president. Bang opposite, you have a hut where people are still residing. Dr.